नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए बिहार एसआई सोल्ड पेपर लेके आया हूँ। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 ईस्वी में गुजराती भाषा में रास्ता गोप्तर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी बने हैं। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? तो आपका आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसने वारेन हेस्टिंग ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी, आनंद मठ आदि हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल और नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुए थे। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रासबिहारी बोस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः उदारवादी नेता रासबिहारी बोस का अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडियन हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को बम्बई में की मीटिंग में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए और कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? आपका दादा भाई नौरोजी नरमपंथी थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी नरमपंथी थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बप्तिस्ता ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में किए थे।
इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वोत्तर संस्थान थी, जिसकी स्थापना एओयू के हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कर दी गई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व बनी रही। अंतरिम सरकार का कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत इस योग्य हो गया कि यहाँ के लोग को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दलित के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रखा थे। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमज मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिख, आंग्ल भारतीय, फारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडल में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू की गई थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन इरोदा जेल पूना में प्रारंभ किया गया था, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल सिंह ने किए थे। इसका और कब किए थे? 1913 ईस्वी में किए थे, सैन फ्रांसिस्को में। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति आपका संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। भारतीय गणराज्य की कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति हो। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह योग्यता नहीं है। योग्यता होने की भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। उसमें लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उनका पूरा हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है।
आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत जानी चाहिए क्या? 1 महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा के अंदर संसद में अनुमोदन प्रस्तुत की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लिखित किया गया, जिसमें 3 प्रकार की आपात राष्ट्रीय आयत, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की बात की गई थी। और ये वित्तीय आपातकालीन आपका या राष्ट्रपतीय आपातकालीन जर्मनी देश से लिया गया है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद आपका कैबिनेट से बड़ा निकाय है। संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति का सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभाव के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन आपका राज्य की संचित निधि के द्वारा आता है। राज्यपाल वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेष अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है जो राज्यपाल परिलब्धियों, भत्ते एवं विशेष अधिकार अधिनियम 1982 में विनिष्ट वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 158(3)(4) राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि में दिए जाते हैं और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। संसद में सामान्यतः बहुत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में एक प्रतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राज्यपाल नहीं के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तो वह अनुच्छेद 145 के प्रावधान के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सलाह जो कि अधिकारी होता है जो भेजता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता परीक्षण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन पुनरीक्षण की व्यवस्था भी यूएसए के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त होता है क्या? राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है।
भारत का संविधान भारत का वर्णित करता है क्या? भारत का संविधान भारत का वर्णित राज्यों को संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य आपका लोकसभा से लिए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा सीटें 543 है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 एक यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृतकों को संचालन एवं शक्तियों का प्रयोग में सहायता और मंत्रण देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप से ऐसा पालन किया जाता है कि सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वह अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद का एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्य के लिए विधायिक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः यह मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर की फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। कहाँ से? तो धनबाद से घटी थी। 26 सितंबर 1995 को गजली टाण कोलियाड़ी खदान धनबाद में विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। एक था 11 सितंबर 2021 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया था। आतंकवादी संगठन अल-कायदा के आतंकवादियों के द्वारा 21 सितंबर 2001 को यूएसए के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था। इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है? तो आपका सीरिया 2002 के वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। वर्ष 2021 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपको आशा भोसले को दिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आशा भोसले को 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के योगदान का याद रखने के लिए भारत सरकार वर्ष 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को सम्मानित किया गया और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघों में कौन सा राज्य है? तो आपका झारखंड है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भारतीय संघों में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन के अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिण हिस्से से विभाजित कर किया गया। तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है।
दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को संयुक्त रूप से 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद है। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अभी तक किसी ने नहीं जीता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।